नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। इसके पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो आज की मेरी लिस्ट में पहली स्टोरी जुड़ी हुई है किसान आंदोलन से। आज पटना में वाम दलों की अगुवाई में आज किसानों ने राजभवन की ओर मोर्चा खोलने की कोशिश की। वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और क्या कुछ गतिविधियां किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं उनको आपको बताऊंगी। दूसरी खबर है कि एक बड़ा बयान बिहार की राजनीति में आया है और इस बयान को दिया है आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने। उन्होंने एक ऑफर दिया है सीएम पीएम का। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार सीएम का पद तेजस्वी यादव को दे देते हैं तो उनको विपक्षी पार्टी 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदार मानेगी। ऐसा कहकर एनडीए की हालत ऐसा लगता है खराब हो गई है। इससे जुड़ी हुई क्या कुछ गतिविधियां रही उसको भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर है तमिलनाडु की राजनीतिक हलचल से जुड़ी हुई। इतने सालों से हम सुनते आ रहे थे कि रजनीकांत अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमेशा कयास लगाई जा रही थी। और आज जब रविवार को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो आज रजनीकांत ने अपनी ऑफिशियली ट्वीट में इस बात को कहा है कि वो ना तो अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे और ना ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। क्या उसके कारण रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसका आज 34वां दिन है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। आज वाम दलों की अगुवाई में बहुत सारे जो छोटे और मझले किसान हैं, आज उन्होंने एक मोर्चा खोला और मोर्चा करने की कोशिश किया। वो उन्होंने जो गांधी मैदान है उसका गेट नंबर 6 अनलॉक किया और वहां से राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बावजूद भी पुलिस के ये किसान रुके नहीं और जब रुके नहीं तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन्स यानी कि पानी की बौछारें भी डाली। तो ये तो पटना की खबरें थी। लेकिन आपको ये बता दें कि जो ये पूरा आंदोलन है पंजाब की, अगर मैं खासकर बात करूं तो जिस तरीके से जो जियो टावर्स की बिजली की सप्लाई है वो किसान काटते जा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा आ रहा है। क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है, जितना भी ऑनलाइन काम है पंजाब का वो इस समय ठप पड़ गया है। लगभग 21,000 मोबाइल टावर्स हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1500 से 1600 टावर्स हैं जिनको नष्ट कर दिया गया है। हालांकि उनका रिपेयरिंग वर्क भी शुरू है। अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किसानों से गुजारिश भी की थी कि आप इस तरीके का आंदोलन ना करिए, लेकिन फिर भी किसानों ने नहीं सुना है। तो जो एक गुस्सा है खासकर जो रिलायंस के प्रोडक्ट्स को लेकर, अदानी के प्रोडक्ट्स को लेकर, वो गुस्सा लोगों में कायम है। खासकर किसानों का ये कहना है कि ये जो कॉर्पोरेट लॉबी है ये उन पर हावी हो जाएगी, इसलिए वो उनकी हर चीज का बहिष्कार करना चाहते हैं। अब इधर आपको बता दें कि कल 30 दिसंबर है। कल 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और सारे किसानों के बीच में मीटिंग है। अब उस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि किसानों ने एक अपना लंबा चौड़ा कार्यक्रम ऑलरेडी तय कर लिया है। 30 दिसंबर के ही दिन, जिस दिन विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसानों के बीच में मीटिंग होगी, उसी समय ये बताया जा रहा है कि सिंघू, मानेसर और पलवल का जो हाईवे है उस पर एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे सारे किसान मिलकर। उसके अलावा मणिपुर और हैदराबाद के जो किसान हैं वो भी हमला बोलेंगे और 1 जनवरी को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की बातें कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जो एक आंदोलन सिर्फ पंजाब से एक लोकल मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ था, आज वो पूरे देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की एक ही डिमांड है कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए और एमएसपी गारंटी बिल की बात सरकार करे। अब जो सोर्सेस के हवाले से खबरें निकल कर आ रही हैं, जो कृषि सचिव है उन्होंने भी किसानों को लिखा है कि जो उनकी डिमांड्स हैं
उसको वो सुनेंगे, खुले मन से बातचीत करेंगे। अब खुले मन से बातचीत का के क्या मायने हैं, ये कल ही जब ये बातचीत होगी तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि ये तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, एमएसपी गारंटी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो एक ऑर्डिनेंस था उसमें अमेंडमेंट्स किए जाए, बिजली का जो एक ऑर्डिनेंस था उसमें अमेंडमेंट्स किए जाए। तो ये सारी डिमांड्स किसानों की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार की परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि उधर से रिलायंस और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे वो भी दबाव सरकार पर डाल रहे हैं, इधर किसान भी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। अब किसान कल बातचीत के जरिए किस तरीके का दरवाजा खोलती है, किसान भी क्या खुश हो पाएंगे और एक कैसे विन विन सिचुएशन एक सरकार इसको अपनाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि जो सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहां पर लगातार आंदोलन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहां तक कि जो खबरें आ रही थी कि वहां पे वाईफाई कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अगले 24 से 48 घंटे में हॉटस्पॉट्स लगाएंगे ताकि वहां पर लोगों को इंटरनेट की सुविधा भी मिल सके। तो कहीं ना कहीं गतिरोध अभी बना हुआ है, लेकिन निगाहें कल टिकी होंगी कल की बातचीत पर कि कल की बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं बिहार राजनीति की, जहां पर काफी हलचल मची हुई है। आपको ध्यान दिला दें कि 2-3 दिन पहले ही जेडीयू के 7 एमएलए जो अरुणाचल प्रदेश के थे, उन्होंने उसमें से 7 में से 6 जेडीयू के एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच के जो संबंध है उसमें काफी तनातनी चल रही है। रविवार को जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी हुई थी, उसमें नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि उनको मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, मैंडेट बीजेपी के पास था, वो चाहे तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बना सकते थे। और फिर डैमेज कंट्रोल करते हुए सुशील मोदी ने कहा इस बात को कि हमारे जो गठबंधन के नेता हैं वो नीतीश कुमार ही हैं और हम 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच आज जो एक बड़ा बयान आया है वो आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी का आया है। उन्होंने आज एक पासा फेंका है जेडीयू को, और वो क्या है पासा? उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी यादव को अगर दे देते हैं तो इसके बदले में नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें विपक्षी दलों की तरफ से नीतीश कुमार का नाम प्रोजेक्ट किया जाएगा। इतना बोलते ही एनडीए के कैंप में हलचल मच गई है। और हालांकि इसको तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये उदय नारायण चौधरी का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता है अगर तेजस्वी यादव इसको कह भी रहे हैं। लेकिन रही बात तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने ये कह दिया है कि ये तो उनका व्यक्तिगत बयान था चौधरी साहब का, लेकिन नीतीश कुमार को जो ठीक लगे वो करे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू और बीजेपी तो कभी भी गठबंधन की राजनीति करते ही नहीं थे, उन्होंने एक समझौता किया। और साथ में उन्होंने याद दिलाया कि नीतीश कुमार ने सीए और एनआरसी पे समर्थन किया, लव जिहाद पर समर्थन किया, तो उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार ने सीए और एनआरसी पर और ट्रिपल तलाक पर अगर समर्थन दिया था, तो अब अगर लव जिहाद पर विरोध जताते हैं तो उसके कोई मायने नहीं है। यानी कि एक ओपन डोर है अभी भी। और उदय नारायण चौधरी का मेरे समझ से ये कहना बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस चीज को नकारा है। तो एक ऑफर जो पीएम सीएम का ऑफर है वो एक आरजेडी की तरफ से आया है, वो उनका व्यक्तिगत है या आरजेडी की तरफ से है, बात वो नहीं है। लेकिन आज कुल मिलाकर ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से जब से जेडीयू के एमएलएज ने बीजेपी ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं जेडीयू अपने आप को कमजोर समझ रही है, और इस कमजोरी का फायदा विपक्षी दल उठा रहे हैं और वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, उनको तलाशने की कोशिश आरजेडी जैसी पार्टीज कर रही हैं। हालांकि जो बीजेपी की तरफ से भी ये बयान आए हैं कि देखिए ये तो साफ दर्शाता है कि जो तेजस्वी यादव का एक सूत्रीय एजेंडा है कि किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रहना। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि अगर विपक्षी पार्टीज आज अपने विकल्प तलाश रही हैं
तो क्या होगा इस नीतीश कुमार की सरकार का? क्या ये 5 साल सरकार चलेगी? अभी के जो हालात है उसमें आप देखिए कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को कमजोर कर रही है, बीजेपी लगातार जेडीयू को भी कमजोर कर रही है, और अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं पोस्ट अरुणाचल प्रदेश की जो एग्जिट हुई है 6 जेडीयू के एमएलएस की, तो अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पर इतना दबाव बन जाएगा कि वो कहीं ना कहीं ये सरकार क्रम्बल ना कर जाए। इस समय यही सबसे बड़ा डर है, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो एनडीए की सरकार इस समय बिहार में है वो हो सकता है कि 5 साल ना चल पाए। लेकिन अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को ये डिसाइड करना है, फैसला करना है कि क्या कहना है। आज भी तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन को नीतीश कुमार ने अपने टर्म्स पर छोड़ा था, और उनको किसी ने नहीं कहा था कि आप छोड़िए, वो खुद महागठबंधन छोड़ के गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो नीतीश कुमार करना चाहे वो कर सकते हैं, यानी कि आरजेडी इज नॉट एवर्स टू द आइडिया ऑफ वेलकमिंग बैक नीतीश कुमार। लेकिन अब ये नीतीश कुमार के ऊपर है कि अपने आप को वो स्ट्रेंथन करते हैं या एनडीए के साथ वो बह जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए ने उनको कोई बड़ा प्रलोभन दिया है? लेकिन साथ में अगर प्रलोभन दिया है तो उनकी पार्टी को साथ साथ बीजेपी कमजोर भी करने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों तरफ से एक बैटल इस समय नीतीश कुमार के लिए चल रही है। बहुत आत्ममंथन और आत्मचिंतन की घड़ी है। नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो उनके नए जेडीयू के जो प्रेसिडेंट बने हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने तो दबे स्वर में बीजेपी को कहा है कि हमारी एक ऐसी पार्टी है जो कि एलाइज के पीठ में छुरा नहीं भोगती, हम षड्यंत्र नहीं रचते। उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सारी बातें कही हैं। तो कहीं ना कहीं बुरा तो जरूर लग रहा है जेडीयू को, लेकिन अब बुरा फील करने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन बाद में इस समय ये सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत कैसे रखेंगे। क्या वो एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे या फिर एनडीए से नाता तोड़कर वो महागठबंधन के खेमे में जाते हैं? और जैसे कि उदय नारायण चौधरी का जो एक ऑफर है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को 2024 का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए, तो ये कितना अट्रैक्टिव ऑफर है। ये भी ऑप्शन नीतीश कुमार को ही वे करना है। अब वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये नीतीश कुमार के ऊपर है। लेकिन फिलहाल आज नीतीश कुमार की बहुत ही दयनीय दशा नजर आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि उनके पार्टीज के जो एमएलएज हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, पार्टी कमजोर हो रही है, रीढ़ विहीन नजर आ रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार कब तक अकेले बीजेपी का ही साथ निभाते रहेंगे और किस टर्म पर, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। अब बात करते हैं तमिलनाडु के राजनीति की। इतने सालों से, खासकर पिछले 3 साल से हम ये सुनते आए हैं, जब से 2017 में ये खबर आई थी कि जो तमिलनाडु के बॉलीवुड स्टार है, सुपरस्टार जिन्हें कहा जाता है, रजनीकांत, वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे। और पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के बाद अभी हाल में ही उन्होंने 3 दिसंबर को जब ये ऐलान किया था कि वो एक नई राजनीति की बयार लेकर आएंगे तमिलनाडु में, जो कि स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स होगी, सेक्युलर पॉलिटिक्स होगी, और वो जो राजनीति होगी वो बिल्कुल हटकर होगी जो राजनीति एआईएडीएमके और डीएमके जैसी जो द्रविडियन पार्टीज हैं वो करती हैं। तो उन्होंने एक चेंज को प्रॉमिस किया था, और उस अनाउंसमेंट के बाद बाकी जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनमें हलचल मच गई थी। उनको लगा कि अब ड्राइंग बोर्ड पर जाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं एक नए तरीके से सारी जो राजनीति की केमिस्ट्री है उसको गढ़ने की जरूरत है। लेकिन आज सारे इन कयासों पर एक तरीके से कर्टन्स ड्रॉन हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल में ही आपने देखा था कि रजनीकांत की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रविवार को वो डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी खबर ट्वीट की जिससे कि उनके जो 50,000 से भी ज्यादा बड़ा जो उनका फैन क्लब है उसमें आज एक बहुत ही मायूसी छा गई। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मेरी तबीयत खराब है और इसके चलते मैं न तो राजनीतिक पार्टी लॉन्च करूंगा और साथ ही मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन भी करता हूं तो वर्चुअल मीटिंग्स या ऑनलाइन मीटिंग्स करूंगा, उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं जानता हूं ये बहुत मायूसी वाली बात है मेरे सारे फैंस के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, और मुझे ये भगवान से संदेश आया है, यानी कि इट्स अ मैसेज फ्रॉम गॉड दैट ही शुड नॉट ज्वाइन
पॉलिटिक्स एंड नीदर शुड ही लॉन्च अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कहना रजनीकांत का है। लेकिन आज सवाल रजनीकांत के पॉलिटिक्स में नहीं आने का तो एक बड़ा सवाल 2 दशकों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि रजनीकांत पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं आएंगे। ये बार बार टू एंड फ्रो हमेशा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में चल रहा था। लेकिन अभी जब 3 दिसंबर को उन्होंने ऐलान किया था तो उसके बाद ये कयास लगाई जा रही थी कि रजनीकांत ने जब से स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स की बात कही है तो हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं या वो किस अलायंस के साथ जाएंगे। तो लोगों ने नए तरीके से राजनीति की जो पूरी केमिस्ट्री है, उसके डायनामिक्स है, उसको गढ़ना शुरू किया। लेकिन अब ऐसा लगता है रजनीकांत के इस ऐलान के बाद कि रजनीकांत पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे और रजनीकांत अपनी पार्टी भी नहीं लॉन्च करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में जिस तरीके की राजनीति हम इतने सालों में देखते आए हैं, कुछ वैसी ही राजनीति और वैसा ही चुनाव 2021 का ही नजर आएगा। आज 4 दशक से ज्यादा हो गया है जब हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में 2 जो द्रविडियन पार्टीज हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, कभी करुणानिधि कभी जयललिता, अब ये दोनों द्रविडियन सुप्रीमोज अब नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इनके एब्सेंस में, यानी इनकी गैर मौजूदगी में अब किस तरीके का चुनाव 2021 में तमिलनाडु में होगा, रजनीकांत एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और लोग ये सोच रहे थे कि रजनीकांत कुछ एमजीआर और करुणानिधि जैसी पॉलिटिक्स लेकर आएंगे, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि तमिलनाडु में जो फिल्मी सितारे हैं और राजनीति, उनका बिल्कुल चोली दामन का साथ होता है और वो हमेशा बिल्कुल एक वेलफेयर पॉलिटिक्स जिसकी वो बात करते हैं, जैसे एमजीआर भी करते थे, तो उसकी लोग कयास लगा रहे थे। और उनको लगा कि हो सकता है कि रजनीकांत एक फ्रेश वेव ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स लेकर आएंगे। लेकिन आज एक बड़ी चीज जो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में इतने महीनों से डिस्कस हो रही थी, तो उस पर आज एक तरीके से कर्टन्स ड्रॉन हो गए हैं और लोग जो कयासें लगा रहे थे वो कयास अब खत्म हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर रजनीकांत नहीं है तो किस तरीके का कॉन्टेस्ट हम देखेंगे? क्या बायपोलर कॉन्टेस्ट होगा, एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके, या फिर कमल हसन की जो पार्टी है, जिसमें हमने देखा था कि 2019 के चुनाव में 6% से ज्यादा भी वोट नहीं मिले थे, उनके 39 सीट्स में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शंस, एंड इन मोस्ट ऑफ द सीट्स द कैंडिडेट्स हैड लॉस्ट द डिपॉजिट। तो कमल हसन किस तरीके की अपनी जो उनकी पार्टी है वो उसके जरिए किस तरीके का बदलाव लाते हैं। लेकिन अमूमन अब ऐसा लग रहा है रजनीकांत के पॉलिटिकल टर्फ पे न होने से कि जो पूरा फोकस है तमिलनाडु 2021 के इलेक्शंस का, दैट इज गोइंग टू बी डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके। अब ऐसे में बीजेपी अपने आप को कहां पोजीशन करती है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो गठबंधन है वो एआईएडीएमके के साथ है। और अभी हाल में देखा कि जब प्रकाश जावड़ेकर से जो केंद्रीय मंत्री उनसे पूछा गया कि आपके गठबंधन का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा, क्या ई पलानीस्वामी होंगे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जिसको लेकर ई पलानीस्वामी ने कहा कि नहीं, हम तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर तमिलनाडु का इलेक्शन लड़ेंगे। तो जहां तक रीजनल पार्टीज का सवाल है, वो अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर चुनाव लड़ेंगी। रजनीकांत प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। पहले भी कई बार लीडर्स बोल चुके हैं कि रजनीकांत तो सिर्फ बोलते थे और उन्होंने पार्टी ना पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके सिर्फ ये महज अनाउंसमेंट से, हालांकि उन्होंने हेल्थ रीजंस को साइट किया है इसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि रजनीकांत को इस चीज का एहसास हो गया था कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं, जैसा कि उन्होंने स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स की बात कही, तो जो बीजेपी की गुरिल्ला स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, हाई एनर्जेटिक कैंपेन है, शायद वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजंस। रही बात दूसरी कि जो डीएमके और एआईएडीएमके को किस तरीके का ऑल्टरनेटिव रजनीकांत की पार्टी दे पाती, वो कहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अभी उन्होंने ड्राइंग बोर्ड पर स्टार्ट किया था काम करना। अब वो पार्टी कैसी होगी, उसकी एंट्री वैसे भी बहुत लेट थी क्योंकि मई में ही चुनाव है। तो ये ऐसा लगता है कि रजनीकांत एक नई उम्मीद लेकर जरूर आते, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ एक बदलाव लेकर आते, उस पर कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल आज रजनीकांत के इस अनाउंसमेंट ने उनके फैंस को जरूर हिला दिया है, क्योंकि उन्हीं के फैंस थे जिन्होंने सितंबर के महीने में पोस्टर्स लगाए थे, नाउ और नेवर वाले पोस्टर्स लगाए थे, जिसके बाद रजनीकांत ने खुद अनाउंसमेंट भी किया था कि नहीं, हाँ, वो इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी लॉन्च करेंगे। लेकिन आज
स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस बात को मना कर दिया है कि वो पार्टी नहीं लॉन्च करेंगे। तो अब ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में 2021 का जो चुनाव है वो जैसे हम देखते थे एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट बिटवीन डीएमके एंड एआईडीएमके, कुछ उसी तरीके का चुनाव होगा। लेकिन अब बीजेपी उसमें क्या डिफरेंस ला सकती है, कमल हसन की जो पार्टी है वो कितना डिफरेंस ला सकती है, ये सारे फैक्टर्स होंगे और उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।